हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू टॉपिक। जो आज का हमारा डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे कि अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, क्या क्या उन्होंने कुछ नया अगर इंट्रोड्यूस किया था, वो क्या चीज़ें थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो पहले से फॉलो करते आ रहे थे। तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे व्हाट वी हैव टू कवर इन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कवर करना है डिवीजन ऑफ एम्पायर। ठीक है, कि अकबर का जो एम्पायर था उसमें डिवीजन किस तरह से था। ठीक है, पहले जैसे हम कहते हैं कि आजकल की बात करूँ, कंट्री है, कंट्री आपकी डिवाइडेड है स्टेट्स के अंदर या फिर यूटीज़ के अंदर। ठीक है, वैसे ही अकबर के टाइम पे जो अकबर का जो एम्पायर था वो किस तरह से बटा हुआ था। ठीक है, अगर उसमें मतलब स्टेट्स बनती थी तो उनको क्या कहते थे, अगर उसमें स्टेट्स के अंदर भी अगर हम देखें तो जैसे आजकल डिस्ट्रिक्ट्स होती है, ब्लॉक्स होते हैं, तो उस टाइम पे जो वो बनते थे उन्हें क्या कहते थे, उनके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ एम्पायर में। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो कि रिक्रूट होते थे पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ देयर सैलरी। ठीक है, उनके लिए उनको सैलरी कैसे मिलती थी और कौन कौन से ऑफिशियल कहाँ पर रिक्रूट होते थे। ठीक है, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। ठीक है, फंक्शन ऑफ दोज ऑफिशियल्स। ठीक है, जो ऑफिशियल्स आपके रिक्रूट होते थे उनका काम क्या था। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आपके इस सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि हर एक ऑफिशियल की एक लिमिट होती थी। ठीक है, वो उस पर्टिकुलर जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ऑफिशियल है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं जाएगी। ठीक है, जुरिस्डिक्शन उसकी लिमिटेड है डिस्ट्रिक्ट तक। ठीक है, अगर कोई विलेज लेवल पे है तो वो विलेज लेवल से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ दोज ऑफिशियल्स में। ठीक है, देन प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, उस टाइम अकबर की इकोनॉमी जो थी वो किस पे डिपेंडेंट थी मेनली। ठीक है, तो प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे उस टाइम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सबसे ज़्यादा होती थी, लैंड रेवेन्यू से सबसे ज़्यादा पैसा आता था। ठीक है, तो इकोनॉमी जो उनकी स्टेबल थी, या फिर हम कह सकते हैं सबसे बेस्ट इकोनॉमी मिडिवल इंडिया की। ठीक है, तो वो किस तरह से काम करती थी, क्या उनकी खासियत थी, क्या फीचर्स थे, वो हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, वो लैंड को किस तरह से मेजर करते थे। ठीक है, कोई सिस्टम था अगर, क्या फॉलो करते थे, या फिर कुछ उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया, तो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। और डिवीजन ऑफ लैंड, जैसे कि लैंड को उस टाइम डिवाइड किया था उन्होंने, कि कुछ लैंड आपकी प्रोडक्टिव थी, कुछ लैंड प्रोडक्टिव नहीं थी, कुछ लैंड को यूटिलाइज किया जाता था फार्मर्स के द्वारा, कुछ लैंड नहीं यूटिलाइज की जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता था कि हर एक फार्मर से अलग अलग सिस्टम होता था टैक्स लेने का। ठीक है, तो अगर कोई नहीं कर पाता उतनी अच्छी बुआई, उसकी ज़मीन उतनी अच्छी प्रोडक्टिव नहीं है, तो उस पर जो टैक्स है थोड़ा कम लगता था। ठीक है, तो वो डिवीजन ऑफ लैंड होता था, लैंड को डिवाइड करते थे। वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि ऐसे कैसे लैंड को डिवाइड करते थे। ठीक है, देन सिस्टम फॉलो टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। ठीक है, उन्होंने लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए क्या सिस्टम अपनाया था, उस सिस्टम का नाम क्या था। जैसे दहशला सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, जब्ती सिस्टम था, कानकुट सिस्टम था, गलाबख्शी सिस्टम था। तो ये हम सिस्टम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सेक्शन है दैट इज डिवीजन ऑफ एम्पायर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके डिवीजन ऑफ एम्पायर से। ठीक है फ्रेंड्स, अब डिवीजन ऑफ एम्पायर एक्चुअली क्या था कि उनका सिस्टम, सबसे पहले अगर मैं किंगडम की बात करूं, ठीक है, जो उनकी किंगडम थी, किंगडम में एक तो था आपका सेंट्रल पोर्शन। ठीक है, जहाँ पर आपका मेन जो अकबर के सेंट्रल नोबल्स होंगे। ठीक है, सेंटर का डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट था वो था सेंटर। ठीक है, जैसे आजकल भी हमारे सेंटर में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं, वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेंटर के अंदर फिर आएंगे आपके पास प्रोविंसेस। ठीक है, प्रोविंसेस को उस टाइम कहते थे सूबा। ओके, तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, प्रोविंसेस को सूबा। देन प्रोविंसेस के अंडर उस टाइम फिर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स को उस टाइम कहते थे आपके सरकार्स। ठीक है, सरकार्स। ओके, जो अगला था आपका, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी डिवीजन किए हो गए थे। ठीक है, उन्हें कहा जाता था परगनास। ठीक है, परगनास, जो कि आजकल के टाइम पे हम कह सकते हैं सब डिस्ट्रिक्ट्स। सब डिस्ट्रिक्ट्स या फिर जैसे ब्लॉक भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से था। और परगनास को भी डिवाइड किया गया था आपके न्यूमरस विलेजेस में। ठीक है, ओके, परगनास डिवाइडेड थे न्यूमरस विलेजेस में। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिस्टम था। सेंटर मतलब जो पूरा किंगडम है। ठीक है, सेंटर के अंदर बहुत सारे प्रोविंसेस डिवाइडेड थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं अगर यहाँ पर बताऊं दिस वन, अगर ये पूरा अकबर का एम्पायर है, ठीक है, इसको डिवाइड किया गया बहुत सारे
लाइक दीज आर 4 प्रोविंसेस, ठीक है, ये 4 प्रोविंसेस है। अब इन प्रोविंसेस में डिवीजन किए गए हैं, ठीक है, ये 4 आपके डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, ये 1 2 3 4 ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स है। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिवीजन है आपके, ये 4 परगनास बन गए, ठीक है, और इन परगनास में भी डिवीजन है, ये बन गए आपके विलेजेस, ठीक है। इस तरह से डिवाइड किया गया था, ठीक है। पहले आपके पूरा जो सेंटर था, पूरा जो आपका किंगडम था, किंगडम को डिवाइड किया गया है आपके प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को सूबास कहते थे, ठीक है। सूबा को डिवाइड किया गया है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको सरकार्स कहते थे, ठीक है। फिर जो सरकार से उनको डिवाइड किया गया बहुत सारे परगनास में, फिर परगनास को डिवाइड किया गया बहुत सारे विलेजेस में, ठीक है। तो ये आपको सिस्टम पता होना चाहिए कि क्रोनोलॉजी किस तरह से बनी थी आपकी, ठीक है। सेंटर में कौन कौन होते थे वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले डिवीजन ऑफ एम्पायर आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है, कि जो एम्पायर था उसको किस तरह से डिवाइड किया था उन्होंने, स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर के बाद फिर सूबा के बाद फिर सरकार के बाद परगनास के बाद विलेजेस, ठीक है। आपको ये टर्म्स याद होनी चाहिए, सरकार, सूबा, परगनास, विलेजेस, ये प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट, सेंटर, ये तो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज इसलिए बताया था कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। बट आपको याद रखना है जो किंगडम था, ठीक है, किंगडम डिवाइडेड था आपके न्यूमरस सूबाज में, ठीक है, बहुत सारे सूबा थे इसमें, और सूबाज को भी डिवाइड किया बहुत सारे सरकार थे उसमें, ठीक है। अब सरकार को डिवाइड किया गया न्यूमरस परगनास में, ठीक है, परगनास को डिवाइड किया गया था न्यूमरस विलेजेस में, ठीक है। तो आई होप ये आपको पता लग गया होगा कि डिवीजन ऑफ एम्पायर कैसा था, कि जो उनका जो एम्पायर था उसको किस तरह से डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो रिक्रूट होते थे, ठीक है, जो आपने सिर्फ याद रखने इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। अब मैं अगर बात करूँ सेंटर की, ठीक है, तो सेंटर में आपके इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल्स थे, सबसे पहले तो आपके मीर बख्शी थी, ठीक है। मैं फंक्शनिंग इनकी बाद में बताता हूँ, मैं पहले नाम बता देता हूँ, ठीक है। एक मीर बख्शी होते थे, एक मीर सामन होते थे, मीर बख्शी हो गए आपके, मीर सामन हो गए, ठीक है। फिर आपके काजी हो गए, ठीक है, एक काजी होते थे, और एक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है दीवान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको 4 ऑफिशियल्स अगर आपको याद है तो बहुत होते हैं, ठीक है। अब मैं इनकी फंक्शनिंग बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये सेंटर की बात करूँ तो इसमें मीर जो बख्शी है, ठीक है, ये आपके हेड होते थे, हेड ऑफ नोबल भी इनको कहते थे, और हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ओके। मिलिट्री डिपार्टमेंट के भी हेड ये थे और नोबल्स के भी हेड यही थे, ठीक है, मीर बख्शी, ओके, ये आपको याद रखना है। अगला कौन थे हमारे पास, मीर सामन, ठीक है। जो मीर सामन है, ठीक है, इनका क्या काम होता था, ये आपके रॉयल फैमिली के साथ में होते थे, ठीक है। रॉयल आपको कोर्ट में क्या ज़रूरत है, रॉयल जो आपकी फैमिलीज है उनको क्या ज़रूरत है, ठीक है, जैसे आर्टिकल्स होते थे, ठीक है, और मतलब ये सबसे ट्रस्ट वर्दी होता था बंदा, ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, कि को हम उसको मीर सामन की पोजीशन देते थे। और मीर सामन आपके रॉयल एम्पायर में या फिर जिसको जो भी ज़रूरत है, जैसे आपके आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और भी जो ज़रूरत है, जो डेली नीड्स होती थी आपको रॉयल फैमिली में, उसको उसकी देखभाल कौन करता था, आपका मीर सामन, ठीक है। सामन से याद रखना, सामान जो आपको डेली नीड्स चाहिए, ठीक है, मीर सामन। देन काजी, ठीक है, काजी वॉज लाइक रिक्रूटेड फॉर जुडिशियल पर्पस, जुडिशियल एक्टिविटीज़, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए या फिर उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए काजी को अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। और काजी के बाद लास्ट जो हमारे पास दीवान है, ठीक है, दीवान आपके हेड थे, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, जो रेवेन्यू सारा आता था वो इनके अंडर आता था, ठीक है। दीवान वाज हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आपका था सेंटर में जो अकबर के अंडर डायरेक्ट था, ठीक है। तो आपको याद रखना है मीर बख्शी कौन थे, मीर सामन कौन थे, काजी कौन थे, दीवान कौन थे, ठीक है। दीवान आपके हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मीर बख्शी हेड ऑफ आपके नोबल्स और हेड ऑफ दिस मिलिट्री डिपार्टमेंट। देन मीर सामन आपके रॉयल फैमिली में जिसको डेली नीड्स के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, ठीक है, जो डेली नीड्स के सामान हैं उनको अवेलेबल कराने में हेल्प कराते थे, ठीक है, ये मीर सामन। और ये सबसे ट्रस्टवर्दी जो आपके नोबल होते थे अकबर के, उनको बनाया जाता था मीर सामन, क्योंकि आप खुद देखो जो आपके घर के अंदर रहेगा या फिर रॉयल फैमिली की देखभाल करेगा, उनकी डेली नीड्स को पूरा करेगा, वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए, ठीक है। तो मीर सामन आपके सबसे ट्रस्टवर्दी जो नोबल होते थे उनको मीर सामन की पोजीशन देते थे, ठीक है। और रॉयल फैमिली की जो डेली नीड्स है उनको पूरा करते थे, ठीक है। काजी आपके जुडिशियल एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए बनाए गए जाते थे, ठीक है, काजी। देन आपके दीवान, ठीक है, दीवान जो है आपके हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आपका जो सेंटर वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखने। अब मैं बात करता हूँ प्रोविंसेस में भी सेम आपका डिवीजन था, ठीक है। जो मीर बख्शी यहाँ पर होता था, अब यहाँ पर सिर्फ बख्शी है, ओके, बख्शी।
देन आपके जो काजी है उनको यहाँ पर सदर कहते हैं, जो यहाँ पर काजी वाली पोजीशन थी सेम यहाँ पर सदर है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी दीवान वाली पोजीशन है सेम यहाँ पर दीवान भी यहाँ पर है, ठीक है। बख्शी सेम वही मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड है, ठीक है। सदर आपके जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड है, मतलब जुडिशियल एक्टिविटीज़ के लिए सदर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और दीवान वही आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रोविंसेस में आपकी 3 मेन पोजीशंस है, कौन कौन सी? बख्शी, सदर और दीवान, ठीक है। अगर आप इनको याद रखोगे तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। बख्शी हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट और लॉ एंड ऑर्डर भी यही मेंटेन करते थे, ठीक है आपका। और उसके बाद मैं सरकार की बात करूं, ठीक है, तो सरकार में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी। देन फर्स्ट इज फौजदार, ठीक है, फर्स्ट फौजदार थे और सेकंड वन अमलगुजार, ठीक है। फौजदार आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिक्रूट होते थे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिक्रूट होते थे। और अमलगुजार आपके रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है। सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके 2 रिक्रूट होते थे। एक फौजदार जो आपके लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे, ठीक है, जो काम आपके बख्शी या मीर बख्शी करते थे वो काम आपके यहाँ फौजदार करेंगे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे। और जो अमल गुजार है वो आपके तरह से दीवान का काम कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन को, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन जो सरकार लेवल पे होगा वो अमल गुजार के अंडर होगा, ठीक है। अब अगर बात करूँ मैं परगनाज की, ठीक है, परगनाज में भी आपके 2 इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट्स होती थी। फर्स्ट आपके होते थे शिकदार, ठीक है, और सेकंड आपके होते थे अमील्स। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। शिकदार में आप एक टेबल बना दोगे जिस तरह से मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। सेंटर में आपने रिक्रूट जो किए उनको अलग से लिखो, प्रोविंसेस में जो रिक्रूट किए उनको अलग से लिखो, सरकार में जो रिक्रूट किए उनको अलग से लिखो, देन आपके परगनाज में, ठीक है। शिकदार आपके वही लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर जो आपके परगना लेवल में होंगे वो शिकदार मेंटेन करेंगे। और अमील्स आपके रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे। कौन से लेवल पे? आपके परगनाज लेवल पे जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो जिम्मा होगा वो आपके अमील्स के हाथ में होगा, ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेंगे? शिकदार, ठीक है। सेम वैसे विलेज लेवल पे देखें तो विलेज लेवल पे आपके मुकादम्स होते थे और आपके पटवारीज होते थे, ठीक है। पटवारीज हमें पता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो मुकादम्स आपके हेड ऑफ विलेज कहे जाते थे, हेड ऑफ विलेज आपके मुकादम्स। और ये लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते थे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। और पटवारीज की बात करें तो पटवारीज आपके रिस्पॉन्सिबल होते थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन इन विलेजेस, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिस्टम था, डिवीजन ऑफ एम्पायर अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स रिक्रूटेड फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। इस तरह से आपके रिक्रूट होते थे किंगडम। मेन सेंटर में आपके मीर बख्शी, मीर सामन, देन काजी, देन दीवान। देन अगर बात करें हम सूबा की जो प्रोविंसेस है उसमें आपके होते थे बख्शी, सदर और दीवान, ठीक है। देन अगर बात करें हम सरकार की, सरकार में आपके होते थे फौजदार एंड अमलगुजार, ठीक है। अब परगनास की बात करें तो उसमें शिकदार और अमील्स होते थे, ठीक है। विलेजेस की बात करें तो उसमें आपके मुकादम्स और पटवारीज होते थे। आपको इनकी फंक्शनिंग भी याद होनी चाहिए कि मीर बख्शी किस लिए अपॉइंट होते थे, क्या काम था उनका, मीर सामन किस लिए अपॉइंट होते थे, उनका क्या काम था, ठीक है। काजी आपके कैसे अपॉइंट होते थे और क्या उनका काम था, मेन उनका फंक्शनिंग क्या होती थी। और काजी का जो फंक्शनिंग यहाँ पर है सेम सदर का फंक्शनिंग इधर है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि सदर आपके सूबा लेवल पे और काजी आपके सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है। और सरकार लेवल पे आपके फौजदार और अमलगुजार है, परगनास लेवल पे आपके शिकदार और अमील्स है, और विलेज लेवल पे आपके मुकादम्स और पटवारीज है, ठीक है। तो ये आपको एक सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि आपके जो ऑफिशियल्स रिक्रूट होते थे उनके लिए जो सैलरीज होती थी वो जागीरदारी से भी दी जाती थी, ठीक है। और डायरेक्ट आपके कैश में भी पे की जाती थी। जागीरदारी मीन्स कि उनको जागीर दी जाएगी, ठीक है, एक लैंड दिया जाएगा, ठीक है। उस लैंड से उनको मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर दी जाएगी, ठीक है। उस रेवेन्यू से जो पैसा बनेगा वो उनकी सैलरी होगी, ठीक है। तो वो था जागीरदारी की सिस्टम के थ्रू। और अगर कैश के सिस्टम के थ्रू बात करें तो उनको सेंट्रल एक्सचेकर से डायरेक्ट सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए उनको कोई हक नहीं मिलता किसी भी लैंड के ऊपर से आपका रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट नहीं है उनके पास, ठीक है। तो फंक्शंस हमें पता लग गए, ठीक है। हम देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर दिया। आपके डिवीजन ऑफ एम्पायर हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स रिक्रूटेड
हमें कवर हो गया, ठीक है। और सिस्टम ऑफ देयर सैलरी हमें पता लग गया, या तो जागीरदारी सिस्टम से होगा, या तो फिर उनको आप डायरेक्ट कैश में सैलरी पे करोगे, या फिर उनको जागीर दोगे और जागीर से जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उस रेवेन्यू से वो अपनी सैलरी पालेंगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ दोज ऑफिशियल्स हमने कवर कर दिया है, हमें पता लग गया है कि मीर बख्शी का क्या क्या काम है, मीर सामान का क्या काम है, काजी का क्या काम है, दीवान का क्या काम है, ठीक है। देन प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी, हमें ये अब ये करना है, प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि उस टाइम पे प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, जो कि आपका लैंड रेवेन्यू था, मतलब लैंड से जो उनका रेवेन्यू कलेक्शन होता था वही आपका प्रोमिनेंट सोर्स था इकोनॉमी का, वहीं से आपका ज़्यादातर पैसा आता था, इकोनॉमी उसी के कारण डेवलप होती थी। अगर आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम कहीं भी डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर उस टाइम उस साल सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कुछ भी हो जाता है जिससे आपका एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं बन पाता और आपका जो रेवेन्यू सिस्टम है वो वीक पड़ जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ जाता था, क्योंकि आपकी इकोनॉमी टोटली डिपेंडेंट है लैंड रेवेन्यू के ऊपर। अगर कहीं कहीं से आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिस्टर्ब हो रही है, कुछ फेमाइन पड़ रहा है, तो दिक्कत आएगी, इकोनॉमी पूरी तरह से ड्रास्टिकली आपकी गिर जाती थी, ठीक है। तो प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी उस टाइम लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उस टाइम पे सबसे ज़्यादा की जाती थी, जिसके थ्रू आप पैसा कमाते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। जो मेजरमेंट ऑफ लैंड है, अब मैं बात करूं अकबर से पहले अगर हम देखें तो शेरशाह सूरी थे इंपॉर्टेंट लीडर जिन्होंने मेजरमेंट ऑफ लैंड स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लैंड वो भी आपका सिकंदर के द्वारा, जो आपके सिकंदर लोदी थे, उन्होंने जो आपका सिस्टम स्टार्ट किया था लैंड मेजरमेंट का, उन्होंने एक लाइक यूनिट बनाई थी, गज ए सिकंदरी, ओके, गज ए सिकंदरी, ठीक है। ये आपका जो सिस्टम है ये फॉलो किया जाता था शेरशाह सूरी द्वारा, ठीक है। बट जो अकबर है, ओके, तो अकबर ने आपका स्टार्ट किया था इलाही गज, ठीक है। अकबर ने इलाही गज स्टार्ट किया था। इलाही गज सबसे छोटी आपकी यूनिट थी, ठीक है। इलाही गज से बड़ा अगर लैंड मेजरमेंट करना तो आपका बीघा होता था, ठीक है। बीघा से बड़ा फिर आपका महाल होता था, ओके। देन महाल से बड़ा आपका फिर दस्तूर होता था, ठीक है। ये होता था लैंड मेजरमेंट का सबसे बड़ा दस्तूर। दस्तूर से छोटा अगर लैंड मेजरमेंट करना तो महाल में होता है, और महाल से छोटा लैंड मेजरमेंट करना तो बीघा में होता है, और सबसे छोटा जो लैंड मेजरिंग करने का सिस्टम था, जो यूनिट थी, वो थी इलाही गज, ठीक है। जैसे आजकल हम करते हैं आपका एकड़ हो गया, हेक्टेयर हो गया, ठीक है, और आपका जैसे बीघास हो गए, उस तरह से वैसे था। सबसे छोटी यूनिट आपकी इलाही गज, इलाही गज के बाद आपका उससे बड़ा बीघा, बीघा से बड़ा महाल, और महाल से बड़ा आपका दस्तूर, ठीक है। तो ये उन्होंने फॉलो किया था अकबर ने सिस्टम आपका लैंड मेजरमेंट का, ठीक है। और डिवीजन ऑफ लैंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ लैंड, ठीक है। क्योंकि अकबर का जो सिस्टम था वो सबसे, हम देखें मिडिवल हिस्ट्री का सबसे बेस्ट सिस्टम था, जो कि लैंड रेवेन्यू का सिस्टम हम कहें अगर, तो सबसे बेस्ट सिस्टम माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी फोर्सफुली या फिर कभी भी ऐसे माल प्रैक्टिसेस नहीं की है आपके रिगार्डिंग रेवेन्यू कलेक्शन से, जो भी लैंड के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट होता था। उनका सिस्टम बिल्कुल ही आपका सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि देखो उन्होंने लैंड को डिवाइड किया गया था आपके, मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके थे पोलाज, ठीक है, देन पराती, ठीक है, देन आपके चाचर, ठीक है, और लास्ट में आपके यस बंजर, ओके। इन्होंने 4 पार्ट्स में आपको लैंड को डिवाइड किया था, पोलाज, पराती, चाचर और बंजर, ठीक है। अब कहने की बात ये आती है कि इन्होंने लैंड को डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि आप हर एक लैंड से मतलब सेम अमाउंट का जो टैक्स है वो वसूल नहीं सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर लैंड प्रॉपर अमाउंट में उतना ही आउटपुट नहीं दे सकती। हो सकता है कुछ लैंड आपकी बैरन हो सकता है कुछ लैंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है कुछ लैंड आपकी ऐसी हो जिन पे आप खेती नहीं करते हो, ठीक है। तो हर लैंड से सेम टैक्स नहीं वसूल सकते, ठीक है, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होता है, और उससे आपके जो लोग हैं वो भी खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि उस ज़मीन से वो उतना कमा नहीं पा रहे, बट आप उनसे फिर भी लैंड रेवेन्यू ले रहे हो, तो वो आपसे खुश नहीं रहेंगे। तो अकबर का ये सिस्टम सबसे अच्छा था कि उन्होंने लैंड को डिवाइड किया था। हर लैंड से आपका जो टैक्सिंग सिस्टम था वो भी डिफरेंट था। जैसे पुलाज था, ठीक है, पुलाज आपकी ऐसी लैंड होती जो कॉन्टिन्यू कल्टिवेटेड थी, या फिर कंटिन्यू कल्टीवेशन में थी, ठीक है। ये कंटिन्यू कल्टीवेशन में थी, और इससे जो आपका लैंड का जो टैक्सिंग सिस्टम था वो कंटिन्यू चलता रहता था, ठीक है। पराती मीन्स जो आपके 1 ईयर तक नॉन कल्टिवेटेड रही है, या फिर अनकल्टिवेटेड,
मतलब 1 साल तक उसमें कल्टीवेशन नहीं की है, ठीक है, उसको हम पराती लैंड कहते हैं। अगर उसमें 2 से 3 साल तक कल्टीवेशन नहीं की है, ठीक है, तो उसको चाचर लैंड कहते थे, चाचर, ठीक है। अगर उसमें 3 साल से ज़्यादा, 3 ईयर्स से ज़्यादा तक उसमें अगर एग्रीकल्चर नहीं किया तो उसको बंजर कहते हैं, ठीक है। जो लैंड बंजर बन गई थी उससे टैक्सिंग अप्रोक्सीमेटली नहीं करते थे, उससे टैक्सेशन नहीं होती थी, ठीक है। चाचर से थोड़ा कम होता था, ठीक है। पराती से चाचर से ज़्यादा होता था, और सबसे ज़्यादा पुलाज लैंड से आपका टैक्सिंग सिस्टम टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो ये एक सबसे बेस्ट सिस्टम देखा जाता है, ताकि लोग भी खुश रहे और आपके पास अप्रोप्रिएट अमाउंट में टैक्स मिलता रहे, ठीक है, पैसा भी आता रहे, इकॉनमी भी आपकी चलती रहे और लोग भी आपसे खुश रहे, ठीक है। तो लैंड को डिवाइड किया गया था पोलाज, देन पराती, देन छाछर, देन आपकी बंजर, ठीक है। पोलाज मीन्स जो कंटिन्यूसली कल्टीवेशन में है, ठीक है। कंटिन्यूस कल्टीवेशन में मीन्स अच्छी आउटपुट दे रही है, अच्छी आउटपुट दे रही है, तो आपका जो रेवेन्यू सिस्टम, जो टैक्सिंग सिस्टम है वो अप्रोप्रिएट है, जो आपका चलता आ रहा है वही टैक्सिंग सिस्टम रहेगा। लेकिन अगर पराती लैंड है जो 1 साल से कल्टीवेट नहीं की गई, तो उसमें जो आपका टैक्सिंग सिस्टम है वो थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू पुलाज। चाचर है तो जो 3 साल से 2 या 3 साल से कल्टीवेट नहीं की गई, उसमें थोड़ा और आपका सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और कम हो जाएगा आपका रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सिंग सिस्टम। और बंजर में अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा अगर, या फिर बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये था आपका लैंड का सिस्टम कि लैंड को किस तरह से डिवाइड किया गया था, ठीक है। ये डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट किया गया था कि कितना आउटपुट आपको किस लैंड से मिल रहा है, ठीक है। अब बात आती है सिस्टम फॉलो टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है, जो हमारा लास्ट ये रहता है, सिस्टम फॉलो टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है। लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए अकबर ने क्या क्या सिस्टम फॉलो किए थे। एक्चुअली शेरशाह सूरी के टाइम पे, हम शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी के टाइम पे उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल, ठीक है, राजा टोडरमल, ठीक है। राजा टोडरमल आपके उनके ही फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, दैट वाज जब्ती, ठीक है। जब्ती सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और जब्ती सिस्टम को ही मॉडिफाई किया था राजा टोडरमल ने अंडर अकबर, क्योंकि शेरशाह सूरी के बाद हमें पता है कि हुमायूं कुछ टाइम तक आया, फिर तुरंत ही अकबर आया, और अकबर के अंडर फिर राजा टोडरमल ने काम किया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। उन्होंने जब्ती सिस्टम को मॉडिफाई किया और फिर बनाया दहशला सिस्टम, ठीक है। दहशला सिस्टम मीन्स कि आपका लास्ट 10 ईयर्स तक के, मतलब अकबर ने एक सेंसस तरह से, एक सेंसस की तरह उन्होंने एक सिस्टम फॉलो किया, ठीक है, जैसे सेंसस में होता है। उन्होंने क्या किया कि लास्ट के 10 साल में जो भी आपका मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जो प्राइस चला है, ठीक है, प्राइस, और लास्ट 10 ईयर में जो आपका आउटपुट है किसी भी लैंड से, ठीक है, वो उन्होंने कैलकुलेट किया, ठीक है, उसका एवरेज निकाला, एवरेज ऑफ लास्ट 10 ईयर मार्केट प्राइसेस एंड एवरेज ऑफ लास्ट 10 ईयर आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, ठीक है, उसको एवरेज निकाल करके फिर उन्होंने रेवेन्यू डिसाइड किया कि कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए। मतलब उन्होंने 10 साल का, दहसला मीन्स 10 ईयर्स का, उन्होंने लास्ट 10 ईयर्स का मार्केट में जो प्राइसेस चले कमोडिटीज़ के, ठीक है, और 10 ईयर्स का, लास्ट 10 ईयर्स का जो आउटपुट चला है पर लैंड, उस लैंड के हिसाब से कितना आउटपुट निकला है लास्ट 10 ईयर्स में, उसका एवरेज निकाल करके और मार्केट प्राइसेस का एवरेज निकाल करके उन्होंने आपका जो टैक्सिंग सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया कि कितना टैक्स लेना है लैंड से, कितना टैक्स लेना है फार्मर से, ठीक है। तो ये था तहसीला सिस्टम, मतलब लास्ट 10 ईयर्स का उन्होंने एक तरह से एवरेज निकाला था मार्केट प्राइसेस का भी और आपके आउटपुट का भी, जो लैंड से आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एक टैक्स सिस्टम बनाया था, कितना टैक्स होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने शेरशाह सूरी का एक रे सिस्टम था, ठीक है, रे सिस्टम भी फॉलो किया था। रे सिस्टम क्या था एक्चुअली, एक रे सिस्टम में क्या होता था कि एक आपका दिस जैसे एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर में आपका पर्टिकुलरली क्रॉप का क्या प्राइस रहेगा या फिर कितना टैक्स लिया जाएगा, वो पर्टिकुलर क्रॉप के हिसाब से लिखा जाता था। जैसे ठीक है, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ अनियन के लिए इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो रे सिस्टम वॉज लाइक कॉस्ट उसमें लिखी जाती थी पर क्रॉप के हिसाब से, ठीक है, एंड एक शेड्यूल बनाया जाता था हर साल और उस शेड्यूल में लिखा जाता था कि इस क्रॉप का कितना प्राइस होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो रे सिस्टम था वो एक शेड्यूल होता था, एनुअल शेड्यूल, जिसमें लिखा जाता था, जिसमें डिसाइड किया जाता था कितना प्राइस रहेगा इस क्रॉप का इस ईयर में, ठीक है। तो वही सिस्टम आपका अकबर ने भी फॉलो किया यहाँ पर। रे सिस्टम ऑफ शेरशाह सूरी वॉज फॉलोड बाय अकबर कि कितना प्राइस रहेगा आपके उस साल में उस कमोडिटी का, ठीक है। तो उसका एक पर्टिकुलर उन्होंने शेड्यूल निकाला, उस शेड्यूल को हम रे सिस्टम कहते थे। रे सिस्टम में हर एक क्रॉप का आपका प्राइस लिखा होता था उस साल में कितना रहेगा, ठीक है। तो रे सिस्टम उन्होंने फॉलो किया आपके शेरशाह सूरी से, ठीक है। और उन्होंने जो आपका जब्ती सिस्टम का जो मॉडिफाइड सिस्टम दहशला सिस्टम है, ठीक है, ये आपका राजा टोडरमल का दिया गया सिस्टम है, ठीक है। और जब्ती को ही राजा टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि टोडरमल ने ही ये दिया था और टोडरमल ने ही आपके अकबर के टाइम पे ये दहशला सिस्टम को फॉलो किया था, जो कि अराउंड 1580 के आसपास प्रोमिनेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद वो काम में आना शुरू हुआ, ठीक है। तो टकावीज़ ये आपने एक टर्म याद रखनी है जो कि लोन्स के लिए यूज़ की जाती थी।
ठीक है, टकावीज़ लोन्स, ठीक है। और बस ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। अब हम क्विक एक तरह से समराइज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने डिवीजन ऑफ लेबर किया, सॉरी डिवीजन ऑफ एम्पायर किया, ठीक है। डिवीजन ऑफ एम्पायर हमारा कवर हो गया, ठीक है। जिस तरह से आपका था लाइक सूबाज, सूबाज के बाद सरकार, सरकार के बाद आपका परगनाज, देन विलेजेस, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स की बात करें तो आपके सेंटर में अलग अलग तरह से थे, मीर बख्शी, मीर सामन, काजी, दीवान। सूबाज की बात करें तो बख्शी, सदर, दीवान। सरकार की बात करें तो फौजदार, अमल गुजार, ठीक है। परगनाज की बात करें तो शिकदार, अमील। विलेजेस की बात करें तो मुकादम्स एंड पटवारीज, ठीक है। अब हम फंक्शंस की बात करें ऑफिशियल्स की, जैसे मीर बख्शी आपके हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट थे और हेड ऑफ नोबल्स भी थे, ठीक है। और मीर सामान की बात करें तो रॉयल हाउस में जो भी आपकी डेली नीड्स के सामान थे उनकी अवेलेबिलिटी या फिर उनकी देखभाल करना, ठीक है, वो मीर सामान का काम था। काजी आपके जुडिशियल एक्टिविटीज़ के लिए बनाए जाते थे, जुडिशियल एक्टिविटीज़ के लिए अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। दीवान आपके हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट थे, ठीक है। देन आपके सूबास की बात करें तो बख्शी, सेम सेम आपका बख्शी का वही काम है, आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और हेड ऑफ आपके मिलिट्री डिपार्टमेंट इन प्रोविंस या सूबास, ठीक है। सदर आपके जुडिशियल एक्टिविटीज़ के लिए अपॉइंट किए जाते थे। दीवान आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए आपके अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट्स, जिनको हम सरकार उस टाइम सरकार कहते थे, आजकल जैसे हम डिस्ट्रिक्ट इनको आप कर सकते हैं रिलेट, जिसमें आपके फौजदार आपके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपके रिक्रूट होते थे, ठीक है। अमल गुजार आपके रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिक्रूट होते थे, ठीक है। परगनास की बात करें तो शिकदार और अमील होते थे। शिकदार आपके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होते थे, आपके अमील्स आपके रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अपॉइंट होते थे, ठीक है। विलेजेस की बात करें तो आपके मुकादम्स और पटवारीज थे। मुकादम्स आपके वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और पटवारीज आपके रेवेन्यू कलेक्शन इन विलेजेस के लिए अपॉइंट हो जाते थे, ठीक है। और हमें पता है प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी उस टाइम पे आपका लैंड रेवेन्यू था, जिससे आप जो आपका अकबर ने जैसे दहशला सिस्टम के थ्रू पता चला कि कितना टैक्स आपका होना चाहिए। लैंड के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया कि पोलाद से कितना टैक्स लिया जाएगा, पराती से कितना लिया जाएगा, चाचर से कितना लिया जाएगा, बंजर से कितना लिया जाएगा, ठीक है। उनका ओवरऑल अगर हम इसको एक तरह से समराइज करें तो उनका सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव था, इसीलिए उनका एम्पायर उतना फ्लरिश किया, उतना देर तक टिका रहा, ठीक है। और उस टाइम लोगों के अंदर भी उतना वो गुस्सा नहीं था अकबर के प्रति, क्योंकि सिस्टम काफ़ी अच्छा था। उतना फोर्स्ड टैक्सिंग सिस्टम भी नहीं था। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपकी लैंड उतनी प्रोडक्टिव नहीं है तो आपके ऊपर कम टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल उन्होंने अच्छा सिस्टम अपनाया था ये, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ अकबर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, ठीक है। ये सारा मैंने इसको बहुत कम टाइम में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की, ठीक है। एक पर्टिकुलर सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश की कि ये एक सिस्टम इस तरह से बने जिससे आप इसको और अच्छी तरह से समझें, ठीक है। इसको डिवाइड किया मैंने बहुत सारे सेक्शंस में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को, और चैनल को आपके सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को आपके दोस्तों को जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मुझे कुछ और इससे रिगार्डिंग कोई चीज़ मुझे मिलेगी, मुझे लगता है कि अगर शेयर करने के लिए वो ज़रूरी है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।